हाँ, चलिए 21 जून 2025 से करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं जो न्यूज़ में हैं, जो द हिंदू पेपर में आए हुए हैं। पहले तो ये आता है कि इमरजेंसी को 50 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो 1975 में लागू की गई थी, 1977 तक चली थी, लगभग करीब 26 महीने का आसपास का टाइम पीरियड रहा है। तो इसको 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो इस साल इमरजेंसी पर क्वेश्चन आना एक नॉर्मल बात आ सकता है। बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो देन प्राइम मिनिस्टर दैट वाज इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975। तो 1975 25 जून को डिक्लेयर कर दी गई थी। क्यों करी गई थी? सबसे बड़ा रीज़न, देखिए रीज़न बहुत सारे थे वहाँ पर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रीज़न माना जाता है वो ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके जो इलेक्शन को इनवैलिडेट बता दिया गया था। ऑल्दो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी पटिशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया था। वाली बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लगा कि ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो सोचा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या, इमरजेंसी लगा दो। सो हुआ क्या था कि फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड कर दिए गए थे आर्टिकल 358 के थ्रू। सो गवर्नमेंट गेन वाइड पावर टू अरेस्ट एंड डिटेन इंडिविजुअल। मतलब सिंपल था कि गवर्नमेंट जब चाहे जिसका मन करे उसको डिटेन कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी, और बिना कोई हैवस कॉपस के उनको काफ़ी टाइम तक जेल में रखा जा सकता था। जुडिशल रोल के बारे में बात करें, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, डिक्लाइज द इमरजेंसी, क्रिटिक्स व्यू दैट द कॉम्प्रोमाइजिंग जुडिशल इंडिपेंडेंसी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक केस भी हुआ था, एसडीएम जबलपुर वाला केस था। उसमें सबसे बेकार माना जाता है कि जुडिशरी का ये जजमेंट रहा है। उसमें 5 जजेस बैठे थे, जिसमें एचआर खन्ना जी थे। उनको छोड़कर चार थे, ये माना जाता है कि उन्होंने घुटने टेक दिए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लाइक वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था उस टाइम पीरियड पर कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना था, लेकिन उन्होंने अपने हथियार घेर दिए थे और ये बोला था कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इमरजेंसी के टाइम पीरियड में फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते हैं, जो कि बहुत गलत माना जाता है लाइक उस टाइम पीरियड में। सो ये था कि 21 यहाँ तक इमरजेंसी खत्म होती है, 21 मार्च 1977 तक, और लगभग 26 महीने टाइम पीरियड रहा था, तो एंड ऑफ इमरजेंसी हो जाती है। तो दिस इज़ द लाइक मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ और भी चीज़ें, लेकिन बस बेसिक बैकग्राउंड है, क्योंकि करंट अफेयर वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता इसमें सब कुछ डिस्कस किया जाए, लेकिन वही है कि बेसिक जानकारी वो होनी चाहिए। यहाँ पर सिविल लाइबिलिटीज जो थी ड्यूरिंग इमरजेंसी बात करें, सस्पेंशन ऑफ द राइट्स। सो इमरजेंसी सो सस्पेंशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, पॉलिटिकल अपोनेंट फेस अरेस्ट एंड डिटेंशन। सॉरी। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो सस्पेंड कर दिए गए थे। एट द सेम टाइम जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे उनको जेल में डाल दिया गया, रिटर्न कर दिया गया था। 21 महीने था, मैंने 26 महीने बोला, आई एम सॉरी फॉर दिस। 21 मंथ जो पीरियड रहा है, वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चैप्टर इन डेमोक्रेसी। तो ये माना जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल डेमोक्रेसी का एक चैप्टर रहा है अपने उसमें। एक ब्रोड बोलते हैं, एक गंदा धब्बा बोलते हैं इसको। सो हुआ क्या था कि पॉलिटिकल रिप्रेशन वॉज वाइड स्प्रेड ड्यूरिंग द पीरियड, और कांग्रेस पार्टी की जो डोमिनेंस है वो काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी आफ्टर द इमरजेंसी। फिर एक न्यूज़ आती है कि फॉरेन असेट एंड इनकम ऑडिट में क्या हुआ है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रेड डाली, और वहाँ पर देखा कि लोगों ने लगभग 30,000 करोड़ का अनडिक्लेयर्ड फॉरेन असेट था जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, और लगभग 1100 करोड़ का तो अनरिपोर्टेड रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाता है कि गवर्नमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव रहा है और उन चीज़ों को वो प्रमोट कर रहा है कि भाई जो ब्लैक मनी है उनको खत्म करा जा सके। सो द ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडिया एफर्ट टू कर्व ब्लैक मनी। तो जो ऑडिट किया गया है, ये ब्लैक मनी को कर्व करने का एक उसी डायरेक्शन में एक एफर्ट है। सो इट ऑपरेट्स अंडर द इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक AEOI। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद स्विट्जरलैंड से हमने साइन किया हुआ है। तो ये चीज़ है कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। सो दिस वाज द ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चीज़ आती है। फिर आता है इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए, जैसे ग्लोबल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। सो इंडिया पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। दिस हैव फाइट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन। तो ये काम करता है कि जो टैक्स इवेट करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग काम करते हैं, उनको डील करने के लिए काम करता है। डोमेस्टिक टैक्स पॉलिसीज़ हैं, ऐसी टैक्स पॉलिसीज़ इंडिया ने अडोप्ट की हैं जो ट्रांसपेरेंसी को इम्प्लाइज कर सके, टैक्स जो रेगुलेशन है उनको इंश्योर किया जा सके। और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, सो इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल डीलिंग, फोकस ऑन डिक्लेयर फॉरेन एसेट एंड इनकम। ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि भाई अगर आपको कुछ भी पड़ी हुई है तो उसको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू उसको बताओ कि भाई क्या क्या सामान पड़े हुए हैं, उनको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर आता फर्स्ट कैलाश मानसरोवर यात्रा बैच फ्लैग्ड ऑफ। हुआ क्या है कि 33 पिलग्रिमेज जो है वो 6 साल के बाद नथुला पास से ये मानसरोवर की यात्रा के लिए चले गए हैं। देखिए 6 साल से पहले हुआ करता था, बट पिछले 6 साल में मानसरोवर यात्रा उसको बंद कर दिया गया था। सो देखा जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑर्गेनाइज द फंक्शन ऑट स्नो इंडियन फ्रंटियर स्टेट ऑफिशियल वेलकम पिलग्रिम्स ऑन बिहाफ ऑफ द सिक्किम। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है।
So state government coordinate with the various department and paramilitary forces, safety measure and smooth passage of ensure to all pilgrims. तो ये देखा गया है कि जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो पुलिस हैं, वहाँ के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इकट्ठा किया गया है, उनको बताया गया है कि भाई जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है. सो द गवर्नर हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ रीपनिंग आफ्टर 6 ईयर. तो 6 साल के बाद खोला गया है. कहीं ना कहीं यात्रा होल्ड प्रोफाउंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदू डिवोटीज. जो हिंदू डिवोटीज़ हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. यह माना जाता है कि जो लॉर्ड शिव जी हैं वो वहाँ पर ही बसते हैं. सो द पिलग्रिमेज होल्ड इमेंस स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस इन हिंदू ट्रेडिशन. माउंट कैलाश इज कंसिडर्ड द लॉर्ड शिवाज अवॉर्ड. तो ये है माउंट शिवा जो है, लॉर्ड शिवा है, वो यहाँ पर बसते हैं. सो द यात्रा रूट थ्रू सिक्किम प्रोवाइड पिलग्रिमेज एक्सेस टू द सेकेंड साइट. देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे, ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं. यहाँ पर है ये माउंट कैलाश जो है. यहाँ पर जाने के 2-3 रास्ते हैं. अगर आप दिल्ली से देखेंगे तो एक उत्तराखंड वाला भी है, यहाँ पर भी है, उत्तराखंड वाला भी है, एक है आपका यहाँ से भी है, और एक नेपाल से भी जाता है. तो अगर आपको ये वाला रास्ता चूज़ करना है तो जो ये वाला बताया गया है ये ट्रैक करने वाला होता है, या ट्रैकिंग के लिए है, इसमें ट्रैक करना पड़ता है. अगर नेपाल के थ्रू जाते हैं तो यहाँ से फ़्लाइट वगैरह मिल जाती है, फ़्लाइट से डायरेक्टली पहुँच जाते हैं. और जो ये वाला है सिक्किम वाला जो रास्ता है यहाँ से होते हुए, यहाँ पर आपको रोड कनेक्टिविटी अच्छी खासी मिलती है. तो इस तरह से डिपेंड करता है कि किस तरह से आप जाना चाहते हैं. तो देयर आर 2-3 वेज. यमुना रिवर क्लीनिंग इनिशिएटिव क्या है? देखिए यमुना रिवर जो है आप लोग जानते हैं कि दिल्ली से पास होती है, और दिल्ली से पास होते हुए यमुना तरफ जाती है, आगरा तरफ जाती है. तो दिल्ली में कई बार न्यूज़ उठते भी हैं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वेस्ट डाला जाता है. तो यमुना रिवर दिल्ली से काफ़ी रिलेटेड है. तो यहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट आई है, सबने बोला है कि हम यमुना रिवर को साफ़ कर देंगे, बट कर नहीं पाए हैं. तो हुआ क्या है? सो द यमुना रिवर फेस सेवियर पॉल्यूशन फ्रॉम अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. कोई चीज़ होती है कि जो सीवेज होता है उसको ट्रीट किए बिना ही डाल दिया जाता है इस नदी में. इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली फ्लो कर दिया जाता है. सो दिस हैज़ बीन ऑनगोइंग एनवायरमेंट चैलेंजेस. सो दिल्ली गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ मल्टी ईयर प्लान टू टैकल पॉल्यूशन. तो दिल्ली गवर्नमेंट ने है उसने एक मल्टी ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो बताएगा कि हम किस हिसाब से बेसिक टारगेट्स हैं उनको पूरा करेंगे, और अल्टीमेटली जो अपना रिवर है उसको हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे. सो इंक्लूड बिल्डिंग डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. तो ये वाली बात कर रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, इस तरह से. तो उससे क्या होगा, जो भी सीवेज आती है उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उसको छोड़ेंगे, यहाँ से जो आएगा इस तरह से छोड़ा जाएगा. सो वाटर मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. बहुत जरूरी है. रिवर क्लीनिंग डायरेक्टली इंपैक्ट पब्लिक हेल्थ एंड आउटकम. सो द रिमूविंग एक्यूमुलेशन सिल्ट इज की फोकस ऑफ द क्लीनिंग इनिशिएटिव. ये चीज़ आती है. यहाँ पर यमुना रिवर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. देखिए जो यमुना रिवर है ये यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है. यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, ओरिजिनेट होती है, और लगभग ये 6.3 किलोमीटर, या फिर हम बात करें 6387 मीटर की हाइट पर, एलिवेशन पर है फ्रॉम द सी लेवल. ये लगभग 1400 किलोमीटर ट्रेवल करती है यहाँ से निकलते यमुनोत्री से होते हुए, और जा गंगा में मिल जाती है, वाराणसी में, संगम में. फिर हम बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, प्रोवाइड 57 मिलियन पीपल टू द वाटर. कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जो हिंदू मैथोलॉजी में इसका काफ़ी बात की गई है, और ये कहीं ना कहीं कृष्णा जी और से रिलेटेड है. इन्वायरमेंटल स्टेटस की बात करें तो फेस सेवरल इकोलॉजिकल चैलेंजेस, सपोर्ट डाइवर्स इकोसिस्टम डिस्पाइट पोल्यूशन इशूज़. तो ये चीज़ तो है ही. ये भी चीज़ याद रखना कि यमुना रिवर जो आगरा है, ताजमहल है, ये यमुना रिवर पे ही लोकेटेड है. ठीक है. अर्बन वे वाटर लॉग चैलेंजेस हैं. ये चीज़ है कि अभी अर्बन वाटर लॉग चैलेंजेस क्या हैं. देखिए होता क्या है कि अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, बना दिया रोड वगैरह, लेकिन जैसे ही रेनफॉल होती है और बहुत ही तेज़ रेनफॉल होती है, ऐसे टाइम में क्या होता है, वाटर लॉग हो जाता है, पानी भर जाता है. उसको बोलते हैं अर्बन वाटर लॉगिंग चैलेंजेस. सो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट. सो देखो हम बात करें कि क्या अर्बनाइजेशन जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी उतना ही ज़रूरी है. तो हमें कहीं ना कहीं इनके बैलेंस बनाने की ज़रूरत है. सो दिस स्पेशली चैलेंजिंग इन रैपिड ग्रोइंग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलोर. इन सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है. कोई भी यहाँ पर जो है पूरा कॉन्क्रीट डाली गई है, कॉन्क्रीटाइजेशन है, मतलब यहाँ पर कोई भी ओपन लैंड नहीं छोड़ी गई है, तो पानी आता भर जाता है, वो सीधा सीप नहीं कर पाता है. और जो यहाँ के जो ड्रेन है काफ़ी छोटा हो गया है, जो नाले वगैरह है वो ख़त्म कर दिए गए हैं एनक्रोचमेंट के चलते, तो कहीं ना कहीं पानी भर जाता है. तो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? सिस्टम टू प्रिवेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग मानसून. दिस इज अ क्रिटिकल फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस. भाई अब बारिश का सीजन आ गया मानसून का, 2-4 दिन में दिल्ली पहुँच जाएगा, तो आप देखेंगे ये प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाएगी. पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट पब्लिक हेल्थ. एड्रेसिंग पॉल्यूशन इज एसेंशियल फॉर सिटीजन. सबसे पहली बात है भाई, पॉल्यूशन होगा, एक्सीडेंट होते हैं, कैसा चीज़ नुकसान हमें देखने को मिलता है. फिर हमें चीज़ देखने को मिलती है एजुकेशन रिफॉर्म्स इन दिल्ली के अंदर क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लागू किया है
ऑर्डिनेंस क्या होता है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है और या गवर्नर के पास पावर होती है इन केस ऑफ द स्टेट, कि वो अगर कोई भी लाइक 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अगर वो सेशन में नहीं है तो ऐसे टाइम में आर्टिकल 123 का यूज़ करके ऑर्डिनेंस लागू किया जा सकता है, मतलब एक टेम्प्रेरी लॉ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस लागू किया गया है टू रेगुलेट फी हाइक इन प्राइवेट स्कूल। देखा क्या जाता है कि जैसे प्राइवेट जो स्कूल होते हैं वो अपनी मनमर्जी चाहे फीस बढ़ा देते हैं, लाइक उनकी फ़ीस ऐसी है कि आप देखेंगे तो आपको सब लगेगा कि भाई ये LKG UKG वाले फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं, वो भी ऐसे 2-2 ढाई लाख रुपये फीस दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने डिसाइड किया है कि भाई एक लिमिट डाल दी गई है ऑर्डिनेंस के थ्रू। ये बोला इसके पूरा आप बताएंगे आगे कि क्या क्या चीज़ें होंगी, लेकिन एक लिमिट फिक्स कर दी गई है। अब क्या क्या है रूल्स वो मैटर नहीं करते हैं, रूल मैटर हमारे लिए मैटर करता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने क्या लागू किया गया, ऑर्डिनेंस का रास्ता लिया गया है और क्यों है। जो एजुकेशन रिफॉर्म दिल्ली में क्या जरूरत है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, अपनी मर्जी से इतनी फीस क्यों बढ़ा देते हैं। सो दिस प्रिवेंट आर्बिट्री इंक्रीज इन एजुकेशन कॉस्ट। द मूव रिस्पॉन्ड टू द पेरेंट्स कंप्लेन अबाउट सोअरिंग प्राइवेट एजुकेशन कॉस्ट। भाई वो चीज़ है, आप बच्चों पढ़ाना तो है ही ना, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों कहीं ना तो पढ़ाएंगे ही। अब पढ़ाने की फीस ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जेब पर नुकसान पड़ता है। सो देखिए पैसे ठीक है, वो फैसिलिटीज़ देते हैं, वो बात सही है, बट एट द सेम टाइम जस्टिफाइड भी होनी चाहिए। सो द रिफॉर्म एम टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। भाई कोई बच्चा है वो निजी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, बट उसको भी तो मिलना चाहिए ना एजुकेशन राइट। So governance in education sector, public policy, so education governance is critical for the equitable access. Regulation of private institution ensure quality education for all। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा ही पैसे उसे बढ़ाते हैं, इन चीज़ों में ज़्यादा रहते हैं, लाइक दे वर्क ऑन बिजनेस मॉडल, उनको प्रॉफिट चाहिए होता है। लेकिन ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है एक लिमिट तक, किसने मना किया है, बट भाई कोई लिमिट तो रखोगे नहीं रखोगे, वो चीज़ आती है। पॉलिसी रिस्पॉन्स, स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू द पॉलिसी ग्रावेंस इज एसेंशियल, दिस स्पेशली ट्रू व्हेन एड्रेसिंग एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये चीज़ बात आती है। लास्ट करंट अफेयर तो इसमें नहीं है, बस जो मैंने बढ़ाया वो चीज़ बताई है। इमरजेंसी डिस्कस किया हमने, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव डिस्कस किया, इन्वायरमेंट चेंज ह्यूमन रिवर को डिस्कस किया, एजुकेशन रिफॉर्म ने डिस्कस की। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, कुछ और आप चाहते हैं इसमें चेंज वगैरह करना तो बताइएगा, आपके जो फीडबैक वो मिले ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू, बाय।